दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। पिछले फ्राइडे को मैंने सब कुछ क्लियर करता कि क्या मार्केट में होने वाला है। साफ साफ बताया था आपको कि मार्केट में प्रेशर रहेगा और रीज़न उसके बताए थे। मैंने आपको बहुत सारे रीज़न बताए थे कि फॉरेक्स रिज़र्व हमारे घट कर आए हैं। फॉरेक्स रिज़र्व दोस्तों ऐसी चीज़ है जिससे आपको एकदम झट से आइडिया लग जाता है कि मार्केट का भाव मूड किस ओर बदलने वाला है। मैंने आपको फॉरेक्स रिज़र्व के बारे में बताया था, घट कर आए थे, बताया था प्रेशर रहेगा। मैंने ये भी बताया था कि मार्केट में तेज़ी भी आएगी और उसका रीज़न बताया था कि जो हमारे जो 2025 में जो IMF है उसने क्या बोला है, उसने जो बोला है कि भारत तो 2025 में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। एक खबर मैंने आपको ये बताई थी। दूसरा मैंने आपको बताया था सोने पे सुहागा वाली खबर, वो बताई थी डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सारी चीज़ें हुई। मार्केट गिरा भी, मार्केट उठा भी, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व का अंततः रिजल्ट, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो भागना था स्टॉक को, वो स्टॉक हमारा जो शेयर बाज़ार को, वो अमेरिका का अभी भी भाग रहा है, लेकिन हमारा क्या है, एक कुछ समय के लिए भागा और उसके बाद में जो फॉरेक्स रिज़र्व है उसको असर दिखाना था, क्योंकि फॉरेक्स रिज़र्व घट कर आए थे। और फॉरेक्स रिज़र्व दोस्तों डायरेक्ट इन कोऑर्डिनेशन विद क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपको किससे, FII DII से। तो यानी FII से रिलेटेड होते हैं कि FII का डायरेक्ट लिंक होता है किससे, वो होता है फॉरेक्स रिज़र्व से। यानी फॉरेक्स रिज़र्व अगर बढ़ेंगे तो FII ख़रीदारी करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स, और अगर फॉरेक्स रिज़र्व घटेंगे तो FII बिकवाली करके जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 5वें हफ्ते से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारी अपडेट लेने के लिए, क्योंकि अगर अपडेट सारी ना हो तो सेटअप बिगड़ जाता है। अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं और अगर आपके पास में एक भी बड़ी अपडेट मिस हो जाती है जिसकी वजह से मार्केट अप और डाउन होता है, उसमें से एक भी अपडेट अगर मिस हो जाती है तो पूरा सेटअप बिगड़ जाता है। यानी कि प्रॉफिट को लॉस में बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। सोचते कुछ और हैं और हो जाता है कुछ और। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो लगातार पाँचवें हफ्ते देखेंगे कि क्या दर्ज की गई गिरावट, यानी कि मुद्रा भंडार हमारे लगातार 5 हफ्ते से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं और 5 हफ्तों में लगातार FII बिकवाली करते आ रहे हैं और छोटी मोटी नहीं बड़ी बिकवाली करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, लगभग 23,000 के तरफ हमने क्या करना शुरू कर दिया है, 23,000 की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। 24,000 पे है, 26,200-300 का हमने हाई लगाया था और लगभग 2200-2300 पॉइंट हम ऑलरेडी गिर चुके हैं। और उसका रिज़ल्ट, उसका जो कारण है वो सिर्फ़ और सिर्फ FII DII है, क्योंकि वो लगातार 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ डेली बिकवाली कर रहे हैं। संभाल के रखा है हमारे DII ने, वो क्या कर रहे हैं, लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। यानी कि FII फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं और DII लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। FII का रीज़न एक तो ये है कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व घट रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन फॉरेक्स रिज़र्व जब बढ़ रहे थे उससे पहले ही बिकवाली करनी शुरू कर दी थी FII ने। लेकिन उसका रीज़न एक और था, वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। वो बताया था कि चाइना की मार्केट से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है इकॉनमी के लिए, और उस पॉजिटिव इकॉनमी की वजह से वहाँ का जो मार्केट है इंडियन मार्केट से सस्ता है दोस्तों। वहाँ के मार्केट सस्ता होने की वजह से FII क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पैसा निकाल कर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइना में। तो अभी वो शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो चाइना में इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म में भारत का कोई जवाब नहीं है। लॉन्ग टर्म में FII को वापस इधर ही आना है, क्योंकि जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था
कि भारत जो है, भारत का जो IMF ने जो आंकड़ा दिया है कि 2025 में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, तो इसीलिए इस चीज़ पे नज़र बना कर रखिए कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर FII बिकवाली करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में FII को वापस आना है। तो मार्केट अगर गिरी हुई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मौका है, और स्टॉक इस गिरावट में आपको कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं, यानी कि कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं आपको। तो ये सब सर्वश्रेष्ठ मौका है आप लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट करने का, पोजीशंस बनाने का, और पोजीशंस बनाकर बैठ जाने का। शॉर्ट टर्म में देखिए किसी का भी पैसा मुझे बनते हुए इतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा ज़रूर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बड़ी बात है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें 40-60 वाले फार्मूले से करें। 40-60 वाले फार्मूले में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट चाहे ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, जिस भी सिचुएशन में मार्केट हो, आप 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्टमेंट करिए, आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। तो 40-60 वाला फार्मूला आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में आप 40 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए, कोई भी इक्विटी शेयर जो आपको अच्छे लगते हैं वो ख़रीद लीजिए, और 60 रुपये आप बचा के रखिए, उसको हाथ नहीं लगाना है, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। उस 60 रुपये को आपको हाथ नहीं लगाना है और आपको वेट करना है, उस 60 रुपये को आराम करवाना है और उससे वेट करना है। अगर आपने मान लीजिए 40% फंड से कोई ट्रेड लिया, अगर मार्केट पॉजिटिव आपने जो सोचा उसके हिसाब से ट्रेड करती है, उसके हिसाब से तेज़ी की तरफ आ जाती है, तो आप 40% से मुनाफा लीजिए और निकल जाइए मार्केट से। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आप तेज़ी के लिए लें और तेज़ी हो जाए, गिरावट भी हो सकती है। तो बड़ी गिरावट में आपको वो 60% पैसे से जो 60 रुपये बचे हैं आपके 100 रुपये में से, 40 तो आपने पहले ही लगा दिए थे, तो 60 रुपये जो बचे हैं उस 60 रुपये से बड़ी गिरावट में आप एवरेज कर दीजिए। आपका जो बाइंग प्राइस है, एवरेज प्राइस है, वो करेंट भाव के आसपास ही रहेगा, और जैसे ही मार्केट रिबाउंड करेगा आपके पास में नंबर ऑफ़ शेयर्स भी ज़्यादा रहेंगे, और मार्केट जो करंट भाव चल रहा होगा उसके पास भी होंगे। तो जैसे ही मार्केट रिबाउंड करेगा तो आप एक अपने आप को बड़े प्रॉफिट में खड़ा हुआ पाओगे। तो ये है 40-60 वाला फार्मूला। तो 40-60 वाले फार्मूले से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया टाइम है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, शेयर्स कंसोलिडेट कर रहे हैं निचले लेवल पे, तो ख़रीदारी करके बैठ जाइए लॉन्ग टर्म में। चाइना एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है FII के लिए, तो वो वापस ही आना है उधर से। तो कब वापस आ जाएं, क्योंकि अब तो बेचते बेचते FII भी थक गए होंगे। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ कि पोजीशन बना के बैठ जाइए और बस मार्केट को देखते रहिए। देखना चाहते हैं नहीं तो देखिए भी मत, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। 5, 6, 7, 8 महीने के व्यू से आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, आपको बड़े रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। तो अब वापस लौटते वीडियो की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि लगातार 5वें हफ्ते हमारे क्या हैं, फॉरेक्स रिजर्व घटे हैं, और 25 अक्टूबर को ख़त्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी गिरावट हुई वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 5वें हफ्ते दर्ज की गई गिरावट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 नवंबर को ख़त्म हुए सप्ताह में $2.67 बिलियन घटकर 682 पर हम लोग आ चुके हैं। ये लगातार 5वां हफ्ता है जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 27 सितंबर को ख़त्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया था, $704.88 बिलियन पर क्या हुआ था, ऑल टाइम हाई हमने बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड में तो तेज़ी हुई है, गोल्ड हमारे बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है।
तो आप देख सकते हैं शुक्रवार को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार सहित आंकड़े साझा किए किसने, आरबीआई ने मार्केट क्लोज होने के बाद में डेटा पेश किया किसका, फॉरेक्स रिजर्व का। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.6 अरब डॉलर घटकर 682.13 अरब डॉलर रह गया है। पिछले सप्ताह को कब कितना हुआ था, 3.4 बिलियन डॉलर घटकर रह गया था और 684 बिलियन डॉलर रह गई थी। तो अब हम 682 बिलियन डॉलर पर आ चुके हैं, लेकिन पिछली बार से आप देखेंगे तो कम घटे हैं हम लोग। पिछली बार कितने घटे थे, 3.4 बिलियन, और इस बार कितना गिरे हैं, 2.6 बिलियन। यानी कि क्यों गिरे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लगातार तेज़ी है। 106 डॉलर का ऑल टाइम हाई है किसका, डॉलर इंडेक्स का, और 84 पॉइंट समथिंग जो डॉलर थे वो क्या था, वो हाई था डॉलर का, तो वो उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। यानी कि ऑल टाइम हाई डॉलर ने बनाया है, और जिसकी वजह से हमारी करेंसी क्या हुई है, कमज़ोर हुई है, ऑल टाइम लो बनाया है। यही रीज़न है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारे रिजर्व्स घटेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार 6 हफ्ते हम भगे भी थे। हमने तेज़ी की थी और ज़बरदस्त तेज़ी की थी, 10 बिलियन डॉलर 12 बिलियन डॉलर हम लोग एक हफ्ते में बढ़ रहे थे। जिस तेज़ी से हम ऊपर गए थे उसी तेज़ी से हम नीचे आ रहे हैं, लेकिन उस तेज़ी से नीचे नहीं आ रहे हैं। बढ़ोतरी लगातार हुई थी, लेकिन बड़े उसमें बड़े जो वॉल्यूम्स में 10 बिलियन डॉलर 12 बिलियन डॉलर 7 बिलियन डॉलर हफ्ते में तेज़ी दर्ज की गई थी। लेकिन गिरावट उतनी बड़ी नहीं हो रही है, गिरावट 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर इस तरह से गिरावट हो रही है। तो इसीलिए क्या है, जब हम वापसी करेंगे तो बहुत जल्दी मार्केट भी हमारा वापसी करता हुआ नज़र आएगा। तो आरबीआई द्वारा जारी वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट से पता चला कि इस गिरावट का मुख्य कारण फॉरेन करेंसी एसेट में गिरावट थी। एफसी अकाउंट जो होता है ये मुख्य इसकी पार्ट है किसका, फॉरेक्स रिजर्व का, जो 3.9 बिलियन डॉलर घटकर 589 बिलियन डॉलर रह गई। इस बीच सोने के भंडार में 1.2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जिससे कुल भंडार कितने हो गए, 69.75 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं पे आप देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। स्पेशल ड्राइंग राइट SDR है, इसमें 1 मिलियन डॉलर की गिरावट आई, जो कुल 18.21 बिलियन डॉलर रह गई है। इसी के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आरक्षित स्थित 4 मिलियन डॉलर बढ़ाकर 4.3 बिलियन डॉलर हो गई है। यानी कि IMF ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई हैं। शॉर्ट पोजीशंस क्यों बढ़ाई हैं दोस्तों, जिससे कि डॉलर में गिरावट की जा सके। तो जितनी ज़्यादा डॉलर में गिरावट होगी, तो जब गिरावट हमें करनी है मार्केट में, तो क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। तो शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाई हैं आरबीआई ने, जिससे कि डॉलर में जो तेज़ी है उसको थामा जा सके और उसे नीचे लाया जा सके। तो जितना डॉलर नीचे आएगा हमारी जो करेंसी है वो मजबूत होगी। लेकिन अभी क्या इसके उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर रुकने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर जा रहा है और करेंसी लगातार घट रही है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ भारत ने चीन और जापान के स्विट्ज़रलैंड के बाद, अब मैंने बताया था पिछले हफ्ते भी कि हमने क्या किया था, चौथे स्थान पर पहुंच गए थे। किसके बाद में, चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड, इन चारों देशों के बाद में हम चौथे पायदान पर पहुंच गए थे, जिसमें हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो कितने हो गए थे, 700 बिलियन डॉलर हो गए थे। ऐसे पूरे वर्ल्ड में हम चौथे देश बने थे। तो और ये क्या था, ये एक उदाहरण था। किसके लिए उदाहरण था, अमेरिका भी हमसे पीछे था। अमेरिका भी के पास भी 700 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स नहीं थे। तो ये क्या था, भारत की अर्थव्यवस्था को नाजुक 5 का हिस्सा माना जाता था पहले, लेकिन नाजुक 5 से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उदय अन्य विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण है। यानी कि एक एग्जाम्पल सेट किया है, उदाहरण सेट किया है किसने, भारत ने, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो इसीलिए क्या है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मौका है भारतीय बाज़ार में पोजीशन बनाने का। मार्केट कभी नहीं कहेगा कि भाई अब ख़रीदारी का सही समय है या फिर बिकवाली का सही समय है। गिरावट हो चुकी है और हो रही है,
तो आप 40-60 वाले फार्मूले, 40-60 वाला इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि आप गिरावट भी हो तो आप एवरेज कर सकें, आपके पास में पैसा रहेगा बचा हुआ 60 रुपये। 40 का इन्वेस्टमेंट कर चुके तो 60 रुपये आपके पास बचा रहेगा, आप बाद में भी ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इसीलिए 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। वहीं पे आप देखेंगे कि आज भारत न केवल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वही वाला जो $700 बिलियन का मैंने आपको बता ही दिया था। आमतौर पर आरबीआई क्या करती है, समय समय पर रुपए में भारी गिरावट को रोकने के लिए, यानी कि भारी गिरावट कब होती है, डॉलर में तेज़ी आती है, तो डॉलर की तेज़ी को रोकने के लिए क्या करता है, डॉलर को सेल कर देते हैं, हम शॉर्ट पोजीशन बना देते हैं, जिससे कि तरलता प्रबंधन के माध्यम से बाज़ार में हस्तक्षेप करता है। आरबीआई क्या करता है, विदेशी मुद्रा भंडारों में बारीकी से नज़र रखता है और किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य स्तर या बैंड के संदर्भ के बिना विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करके केवल व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करता है, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस बनाता है, जिससे कि डॉलर में गिरावट हो, डॉलर में गिरावट होगी तो हमारी करेंसी मजबूत हो जाएगी। ऑल टाइम हाई हो गया था, मैंने आपको बताया था कि 27 सितंबर को समाप्त हुए हफ्ते में क्या हुआ था, 12 मैंने आपको बताया था 12 अरब डॉलर की बढ़त के साथ में 704.89 अरब डॉलर की हमारा क्या था, हमने ऑल टाइम हाई लगा दिया था। तो ये क्या था, तो हम ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं दोस्तों, और वहाँ से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, डॉलर भी कहाँ तक भागेगा, डॉलर में भी गिरावट होगी। इसीलिए डॉलर में गिरावट होगी, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, एफआईआई वापस आएंगे हमारी मार्केट में, एफआईआई वापस आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। और आपको बता रहा हूँ, चाइना की बाज़ार में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एफआईआई। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट को रिबाउंड करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है उठेगा भी उसी हिसाब से। तो इसीलिए 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं, जिससे कि आपको बड़ा मुनाफा आपके पोर्टफोलियो में होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर हो गया मार्केट में गिरावट का। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स देखिए 103 पे गया, जब आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का क्लियर हो गया कि वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो 103 की तरफ गया था, 103 तक आ गया था, 103 पॉइंट समथिंग आ गया था, और उसके बाद में अब कहाँ से आ गया, 105 पे पहुँच गया है। तो ये क्या है, यहाँ से क्या है, डॉलर इंडेक्स में तेज़ी है, डॉलर में तेज़ी है, और डॉलर में तेज़ी होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी करेंसी घट रही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा ही क्लियर है, मैंने 106 बताया था आपको, 106 बिलियन डॉलर का लाइफ टाइम हाई है, और हम कहाँ पे आ गए, 105 पर आ गए। तो ये रीज़न है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व घट रहे हैं, और उसकी वजह से डायरेक्टली लिंक क्या है, एफआईआई का। देखिए एफआईआई फिर बिकवाली करके गए फ्राइडे को, बड़ी बिकवाली कर गए, 3404 बिलियन डॉलर की क्या करके हैं, बिकवाली करके गए। डीआईआई ने ख़रीदारी की है, लेकिन कम की है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोनों का अगर आप निकाल देंगे, प्लस माइनस निकाल देंगे, तो कितना निकल के आ रहा है, 1700 के बाद में कितना हो जाएगा, लगभग 1670 लगभग कितना 1670 करोड़ के करीब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकवाली करके गए एफआईआई डीआई का जो नेट डेटा निकल के आ रहा है। तो मंडे के लिए ये डेटा नेगेटिव है, क्लियरली डेटा नेगेटिव है मंडे के लिए। तो मार्केट में गैप डाउन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से भी क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट मिल रहे हैं, यहाँ से भी डॉलर इंडेक्स से भी नेगेटिव सेंटीमेंट मिल रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व से भी नेगेटिव सेंटीमेंट मिल रहे हैं। और एफआईआई पे एक डेटा और है मेरे पास में कि 19,994 करोड़ की बिकवाली भारतीय इक्विटीज़ से, भारतीय शेयर बाज़ार से क्या कर सके हैं, ऑन यूएस मार्केट में क्या कर चुके हैं, लगा चुके हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, यानी कि कब तक कर चुके हैं, 1994 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं भारतीय बाज़ार से, कौन, एफआईआई। और वो कहाँ लगा चुके हैं, यूएस मार्केट में लगा चुके हैं। यूएस मार्केट में आप देख रहे होंगे बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये कब तक का डेटा है,
आप देखते हैं 8 नवंबर तक 8 नवंबर तक 19,994 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। कौन? ये एफआईआई बिकवाली कर चुके हैं। ये रीज़न है कि हमारी मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। थामे रखा है अभी भी DII ने। और आप देखेंगे अमेरिकी मार्केट को देख लीजिए, डेली बढ़ रही है। तो यहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है? अमेरिकी मार्केट में जा रहा है। तो ये रीज़न है। तो यहाँ से भी क्या है, नेगेटिव न्यूज़ मिली है हमें। और वहीं पे देखेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एक्सटेंडेड देयर रोबस्ट सेलिंग स्ट्रीक इन द इंडियन मार्केट विद द सेल ऑफ हिटिंग ए रिकॉर्ड हाई इन अक्टूबर में भी एक रिकॉर्ड हाई बनाया था उन्होंने बिकवाली का, अमिड ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड चीपर वैल्यूएशन इन द चाइनीज़ स्टॉक। ये भी मैंने आपको बता दिया था, यानी कि जो चाइना का बाज़ार है वो सस्ता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने वहाँ पे भी यहाँ से पैसा निकाल कर बिकवाली की है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि यहाँ से इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है और चाइना और अमेरिका में पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। यही रीज़न है कि हमारे मार्केट में गिरावट हो रही है। द FPI आउटफ्लोज रिकॉर्डेड इन अक्टूबर वर द हाईएस्ट एवर। मतलब अक्टूबर में अब तक जितना बेचा है उससे पहले कभी नहीं बेचा एक सिंगल मंथ में। तो नोटेबली दिस कम्स अहेड ऑफ द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट। किसकी वजह से? प्रेसिडेंशियल, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसकी वजह से हुआ। FPI टर्न नेट सेलर्स इन अक्टूबर आफ्टर ए शार्प टर्न ओवर ग्लोबल क्यूज़। यानी कि वो क्या हो गया, पूरी तरह से सेलर बन चुके हैं इसी वजह से। यानी कि यू टर्न का क्या हो गया, ग्लोबल क्यूज़ में जो वैश्विक जो आसार चल रहे हैं उसमें क्या है, उसमें शार्प यू टर्न हो गया है। किसकी वजह से? ट्रम्प की वजह से, जीतने से। वहीं पे आप देखेंगे ये क्या हुआ, एग्रेसिव बाइंग हुई थी कब? सितंबर में। आपने देखा होगा सितंबर में ज़बरदस्त खरीदारी करके गए थे और उसके बाद में फिर उन्होंने लगातार जितनी तेज़ी से करी थी उतनी बिकवाली करी थी, जितनी तेज़ी से उतनी ही तेज़ी से उन्होंने क्या किया, बिकवाली करी है। ख़रीदारी जितनी तेज़ी से की थी सितंबर में उतनी ही तेज़ी से बिकवाली करके गए। तो आप देख सकते हैं कि हिटिंग ए 9 मंथ हाई आफ्टर सुपरसाइज 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट बाय द US फेडरल रिजर्व। यानी कि जो 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट किया था उसकी वजह से क्या किया था, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद में अब क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। और बिकवाली करने के बाद में क्या कर रहे हैं, उधर ख़रीदारी कर रहे हैं चाइना और अमेरिका में। अब देखिए डॉलर कहाँ पहुँच गया, ऑल टाइम हाई के आसपास है, 84.4 के आसपास घूम रहा है। और डॉलर इंडेक्स कहाँ, आपका 104.95 पर पहुँच गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब कमोडिटी मार्केट में देखेंगे डॉलर में भी तेज़ी है, ऑल टाइम हाई बना दिया है, हमारी करेंसी ने ऑल टाइम लो बना दिया है। डॉलर बॉन्ड मार्केट को देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट ने फ्लैट क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से हमारे लिए नेगेटिव संकेत नहीं है, लेकिन बाकी सारे नेगेटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी देखिए, क्रिप्टो करेंसी में भी तूफ़ानी तेज़ी चल रही है, कोई कमी नहीं आई है, वहाँ पर लगातार ख़रीदारी हो रही है और हाई की तरफ पहुँच गया है क्रिप्टो मार्केट। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पैसा जा रहा है, यानी कि चाइना में भी जा रहा है, अमेरिका में भी जा रहा है और क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा जा रहा है, यानी क्रिप्टो करेंसी लगातार तेज़ी कर रहा है। तो क्या है कि पैसा हमारा मार्केट से निकल रहा है, इस वजह से बिकवाली है। तो यहाँ से तेज़ी है, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ की वजह क्योंकि पैसा जा रहा है इधर। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो क्या है, गोल्ड में गिरावट हुई है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये है गोल्ड में गिरावट हो चुकी है, सिल्वर में गिरावट है, कॉपर में गिरावट है, क्रूड ऑयल में भी गिरावट है। ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव संकेत है कि ये $70 के पास में आ चुका है और फर्दर गिरावट होती है तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाएगा। वहीं पे आप देखेंगे तो निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग दी है, आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स ने 24,219 पे क्लोजिंग दी है और गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर 24,199 पे क्लोजिंग दी है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे 24,148 पर यहाँ पे क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स ने। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, हमारा 50 पॉइंट का लगभग 50 यानी कि 49 पॉइंट का यहाँ पे अपसाइड में क्या हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल क्या है, फ्लैट क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हल्का फुल्का गैप अप हो सकता है मंडे के दिन,
लेकिन पॉजिटिव संकेत अभी भी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। वहीं पे आप देखेंगे कि इंडिया विक्स कहाँ आ चुका है, 14 पे आ चुका है, ये यहाँ से गिरावट में है, इसीलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। डाउ जोन्स में अच्छी खासी तेज़ी, आधे % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और नैस्डैक में भी फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दी है। तो यहाँ से तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन हमारा अभी अमेरिकी मार्केट के हिसाब से मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पैसा उधर जा रहा है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गिरावट हुई है। फ्राइडे के दिन कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया 24,148 पे, और प्रीवियस क्लोज कितना था आप देखेंगे तो 24,199 का था, और ओपन का हुआ था, हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद में हाई लगाया था, ऊपर भी गया था मार्केट, लेकिन इसने लो नीचे की देखिए रेंज को खोला, यानी कि 24,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था, 24,066 तक गया था। तो यहाँ से देखिए क्या है, एक तरह से कुछ भी हमारे लिए अभी पॉजिटिव सा दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक क्या है, अभी मार्केट नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो 24,066 तक गया है, तो यानी कि 23,850 तक मार्केट फिर से जाने की कोशिश कर सकता है। इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा, 23,000, इन लेवल को ध्यान रखिएगा कि 23,850 तक मार्केट फिर से जाने की कोशिश कर सकता है इस हफ्ते। इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। और 24,500 इसका क्या है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। तो इन लेवल्स को बनाए रखिएगा। 24,500 पे जाता हुआ दिखाई दे तो बिकवाली कर दीजिए, और 24,850 पे जाए तो ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। सबसे पहले टाटा पावर को डिस्कस कर लेते हैं। टाटा पावर 432 पे क्लोजिंग दी है, निफ्टी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। तो निफ्टी में गिरावट हुई है तो इसमें भी गिरावट हुई है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है। तो जितनी गिरावट है तो वो सिर्फ एक मौका है। और आप देखेंगे तो हाई कितना लगाया था, 446 का लगाया था। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट में देखिए वही है कि क्या होता है, ये ऊपर गया है फिर नीचे आ रहा है, और जैसे ही देखिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ इसके भी, 415 के आसपास दिखाई दे, ख़रीदारी करके जाइए। यहाँ से रिबाउंड हुआ है, देखिए 415, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 415 के लेवल से ख़रीदारी करके जा सकते हैं और 445 से बिकवाली करके जा सकते हैं। लेकिन 445 के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर दें तो फिर 460, और 460 के बाद में भी ऊपर सस्टेन करता है तो सीधा 500 के लेवल की तरफ हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हालांकि इसके जो आने वाले टाइम के जो मेरे टारगेट है वो 530 का टारगेट है। 530 तक ये स्टॉक जा सकता है, 530, 540 तक। स्टॉक बहुत शानदार है, अभी भी ख़रीदारी कर सकते हैं, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। सभी स्टॉक गिर रहे हैं तो ये भी गिर रहा है। 332 पे आ चुका है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, और 342 का हाई लगाया था, 547 का इसका लाइफ टाइम हाई है। ऊपर के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 305 पे जाता हुआ कभी भी आपको दिखाई दे, आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिए 40-60 वाले फार्मूले से, क्योंकि ये लेवल ऐसा है जहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी है। ये वाली बड़ी तेज़ी आप देख रहे हैं यहीं से पकड़ी है, तो ये इसका स्टेशन है। यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा 305 के लेवल से। और अभी कहाँ है देखिए, ये इसी वाले लेवल पे, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर लगभग यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो 305 पे, 312 पे स्टॉक दिखाई दे, ख़रीदारी करके जाइए, बड़े रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। IRFC की बात कर लेते हैं। IRFC देखिए फिर आपको मौका दे दिया है और अपने ये पुराने वाले ट्रेंड के हिसाब से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 152 का इसने हाई लगाया था और लो लगाया था 147 का। अब ध्यान रखिएगा, इस गिरावट के बाद में स्टॉक ऊपर जाने वाला है। इसका आपको पुराना ट्रेंड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो था इसका कंसोलिडेशन था 140 से लेके 150 के बीच में। इसके बाद में फिर इसने तेज़ी करी थी और इसके बाद में फिर इसने लेवल टेस्ट किए थे, यानी कि इन्हीं लेवल्स पे आया था, और इसके बाद में फिर इसने तेज़ी पकड़ी थी बड़ी वाली। अब देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया हल्का फुल्का, और इसके बाद में ये ऊपर गया है, सेम वही कंडीशन बन रही है, उसके बाद में नीचे आ रहा है और इसके बाद में सीधा तेज़ी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये इस स्टॉक के लेवल हैं। यहाँ से ये बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा बहुत जल्दी 140 से 150 के बीच में। कभी भी आप इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं, बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले स्टॉक की, वो कौन सा है, RBL बैंक। RBL बैंक को देखेंगे 165 पे आ गया है, फिर से आपको मौका दे रहा है ख़रीदारी करने का। 171 का हाई लगाया था, 164 का लो लगाया था। अब इसको अगर आप देखेंगे
तो ये स्टॉक देखिए कितने पे क्यों बिकवाली आई है इसमें, क्योंकि इसका देखिए ये जो है कंसोलिडेशन जोन में पूरी तरह से यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला जो लेवल है, ये देखिए ये वाला जो लेवल है ये क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर। और जब भी आपको ये 144 के आसपास 150 के आसपास दिखाई दे, तुरंत ख़रीदारी करके बैठ जाइए, बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये देखिए ये वाली जो लाइन है यहीं से तेज़ी पकड़ी थी, फिर यहाँ के बाद में यहाँ से तेज़ी पकड़ी है, तो इसीलिए ये लेवल बहुत अच्छे हैं। और इसकी जो RSI है 34 पे है, बहुत शानदार है ख़रीदारी करने के लिए, बहुत अच्छे लेवल पे आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अब स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 5वें और आखिरी स्टॉक की 168। दोस्तों ये स्टॉक ऐसा है आपको बहुत जल्दी तेज़ी दिखा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट नेगेटिव था लेकिन ये पॉजिटिव शो कर रहा था। उससे पिछले 2 ट्रेडिंग सेक्शन में 173 का और 174 का हाई लगाया था, और बहुत जल्दी इस स्टॉक में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिए। 287 का इसका हाई है। और आपको दिखा देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका चार्ट मुझे लग रहा है, चार्ट मेरे पास अभी नहीं है, तो चार्ट अगर आप इसका खोल के देख लीजिएगा तो चार्ट में क्या बहुत ही लंबा दोस्तों कंसोलिडेशन हो चुका है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे करके ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अब ये यहीं पे है और यहाँ के बाद इसने हल्की फुल्की तेज़ी जाने की कोशिश करी थी, अभी फिर नीचे आ रहा है और इसके बाद में फिर एक बड़ी तेज़ी आपको करता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों। 287 का इसका लाइफ टाइम हाई है, तो 287 का इसका आप देख सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई है। ऊपर का रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइए, बहुत बड़े रिटर्न ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में दे सकता है। तो ये था मेरा मैसेज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से बता दूं कि अगले हफ्ते भी मार्केट में प्रेशर रहेगा। 23,850 के पास में दिखाई दे, ख़रीदारी करके बैठ जाइए, और 24,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे फिर बिकवाली कर दीजिए। और ये जो 5 स्टॉक मैंने बताया आपको बड़े रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।